नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। मास्टर स्ट्रोक एबीपी न्यूज पर इस वक्त आप देख रहे हैं। करीब 1200 घंटे हो चुके हैं यूक्रेन पर लगातार बम और मिसाइल को गिरते हुए, हजारों लोगों की मौत को देखते हुए, लेकिन जंग खत्म होने के आसार अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। अब तक हुई सारी बातचीत फेल रही है। आपको याद होगा, जंग शुरू होने से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाटो संगठन और अमेरिका को चेतावनी दी थी कि जरूरत पड़ी तो रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से परहेज नहीं करेगा। उनके बयान के करीब 2 महीने बाद पहली बार पुतिन परमाणु हमला करने वाले सूटकेस के साथ दिख रहे हैं। मॉस्को में अपने पुराने राजनीतिक मित्र के अंतिम संस्कार में वो शामिल होने के लिए पहुंचे तो लोगों ने न्यूक्लियर ब्रीफकेस देखा। इसके बाद से दुनिया भर में इस पर चर्चा शुरू हो गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि युद्ध को लंबा खींचा जाएगा। और इस युद्ध के लंबा खिंचता देख पुतिन न्यूक्लियर अटैक करने की सोच चुके हैं। ये रिपोर्ट मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी। पिछले 49 दिनों से यूक्रेन जो झेल रहा है, क्या उसके साथ उससे भी भयानक कुछ होने वाला है? क्या अभी जिस तरह रूसी सेना के हमले में यूक्रेन के शहर तबाह हो रहे हैं, क्या उससे भी ज्यादा तबाही आने वाली है? क्या यूक्रेन के साथ लंबी खिंचती जा रही जंग दुनिया को दूसरी बार परमाणु युद्ध की तरफ ले जा रही है? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उस ब्रीफकेस के साथ नजर आए जिसे लंबे वक्त से किसी ने देखा नहीं था। ये वो ब्रीफकेस है जिसमें परमाणु बम चलाने वाला रिमोट कंट्रोल रखा हुआ है। सवाल ये है कि आखिरकार पुतिन परमाणु बम वाला ब्रीफकेस दिखाकर क्या संदेश दे रहे हैं। इस वीडियो में आप राष्ट्रपति पुतिन के पीछे इस शख्स को देख सकते हैं। इसके हाथों में एक बैग नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि ये वो ब्रीफकेस है जिसमें रूस के पास मौजूद न्यूक्लियर मिसाइलों को लॉन्च करने का रिमोट है। न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ पुतिन के इस वीडियो ने पूरी दुनिया में सिहरन पैदा कर दी है। दुनिया भर की न्यूज वेबसाइट्स पर इसे बेहद प्रमुखता से जगह दी गई है, क्योंकि यूक्रेन की लड़ाई जिस तरह खिंचती जा रही है, उससे लोगों में डर बढ़ रहा है कि कहीं रूस जंग खत्म करने के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल तो नहीं करेगा। परमाणु हमले का खतरा इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि मंगलवार को ही पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में रूसी सेनाएं तब तक नहीं रुकेंगी जब तक वो अपने सारे लक्ष्यों को हासिल नहीं कर लेती। पुतिन का ये बयान और न्यूक्लियर ब्रीफकेस का उनके साथ दिखना संशय को और ज्यादा बढ़ाता है। हालांकि रूस की भी नीति पहले हमला करने की नहीं है, पर युद्ध नीतियां कब बदल जाती हैं कहा नहीं जा सकता। पुतिन के साथ जो न्यूक्लियर रिमोट वाला ब्रीफकेस दिखा है वो साल 1980 से ही मौजूद है, लेकिन पहली बार वो 3 साल पहले दिखा था। पहली बार एक रूसी टेलीविजन शो में अंदर से उसकी तस्वीर दिखाई गई थी। तब दुनिया को पता चला था कि रूसी न्यूक्लियर अटैक को अंजाम देने वाला सूटकेस में क्या होता है। ये वीडियो 2019 में रूसी टेलीविजन पर दिखाए गए उसी शो का है जिसमें पहली बार दुनिया ने देखा कि न्यूक्लियर हमले को अंजाम देने वाला रूसी रिमोट कंट्रोल कैसा है। सूटकेस खुलते ही उसके भीतर कुछ ऐसा नजर आता है। इसमें बहुत सारे बटन्स मौजूद हैं। एक कीपैड है जिसमें 1 से लेकर 0 तक के नंबर लिखे हैं। साथ ही कुछ लाइट इंडिकेटर्स हैं। एक छोटी सी स्क्रीन है और नीचे 4 बटन हैं, 2 ग्रे कलर के, एक सफेद और एक लाल। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर पुतिन चाहें या फिर जिसके हाथ में यह ब्रीफकेस हो वो चाहे कि परमाणु बमों से लैस मिसाइलों को फायर कर दे तो वो ऐसा नहीं कर सकता। गलती से भी ऐसा ना हो जाए, इसके लिए भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने के लिए इसी तरह के 3 सूटकेस होते हैं। पहला सूटकेस राष्ट्रपति के पास होता है, दूसरा सूटकेस रक्षा मंत्री के पास होता है, तीसरा सूटकेस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के पास होता है। राष्ट्रपति के आदेश के बाद तीनों ही सूटकेस को एक्टिवेट किया जाता है। हमले का आदेश मिसाइल ऑपरेटर तक तभी पहुंचता है जब तीनों ही सूटकेस में डाले गए लॉन्च कोड्स मैच होते हैं। तीनों सूटकेस से मिले लॉन्च कोड्स के बाद मिसाइल ऑपरेटर के पास एक चाबी होती है जिसके जरिए वो मिसाइल
फायर करता है। अगर रूस की तरफ से परमाणु हमले जैसा कोई कदम यूक्रेन पर उठाया जाता है तो ये महाविनाशक होगा, क्योंकि 77 साल पहले जापान पर जो परमाणु बम अमेरिका ने गिराए थे, आज के बम उससे कई सौ गुना ज्यादा शक्तिशाली है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही होगी। रूस यूक्रेन जंग के बीच दुनिया के एक और कोने में इसी से मिलता जुलता खतरा मंडरा रहा है। ताइवान और चीन के बीच भी हालात ऐसे ही बन रहे हैं। जिस तरह रूसी सेनाओं ने महीनों की वॉर एक्सरसाइज के बाद यूक्रेन पर हमला किया, ठीक उसी तरह से पिछले कई महीनों से चीनी सेनाएं भी लगातार ताइवानी इलाकों के आसपास युद्धाभ्यास कर रही हैं। संकेत सिर्फ यही नहीं है, बल्कि पिछले कुछ महीनों में चीनी एयरफोर्स के विमानों ने कई बार ताइवानी एयर स्पेस में घुसपैठ की है। हर बार ताइवान ने जवाब में अपनी वायुसेना को स्क्रैम्बल किया है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी युद्ध का मन बना चुके हैं, क्योंकि ताइवान के साथ उनका शुरू से विवाद चल रहा है। उसे जिनपिंग ताकत के दम पर निपटाना चाहते हैं। ताइवान का असली नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है और वो खुद को आजाद देश मानता है। चीन का दावा है कि ताइवान आजाद देश नहीं, बल्कि उसका हिस्सा है। ताइवान 1950 से ही स्वतंत्र रहा है, पर चीन इसे अपना विद्रोही राज्य मानता है। चीन और ताइवान दोनों एक दूसरे की संप्रभुता को मान्यता नहीं देते हैं। चीन 1971 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बना। 1979 में ताइवान की मान्यता उसने संयुक्त राष्ट्र से खत्म करवा दी। अभी हाल के दिनों में चीनी विदेश मंत्रालय कई बार दोहरा चुका है कि ताइवान चीन का अभिन्न अंग है, उसे किसी भी कीमत पर चीन के साथ मिलाना ही है। यानी चीन एकदम क्लियर मैसेज दे चुका है कि आज नहीं तो कल ताइवान पर वो हमला करेगा ही। खुद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग कई बार कह चुके हैं कि अगर ताइवान को बलपूर्वक भी चीन में मिलाना पड़े तो वो मिलाकर रहेंगे। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि रूस यूक्रेन की तरह युद्ध चीन और ताइवान के बीच भी होने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं। लेकिन अगर यूक्रेन की बात करें तो वहाँ हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। दुनिया के कई बड़े देश उसे मदद तो भेज रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मदद हथियारों की आ रही है। लेकिन कमी वहाँ पर खाने की है, साफ जो पीने का पानी होता है उसकी है। संयुक्त राष्ट्र पहले ही चिंता जता चुका है कि करीब 32 लाख बच्चों पर खाने की कमी का भयानक संकट इस वक्त मंडरा रहा है यूक्रेन में। हालांकि संकट पूरे यूक्रेन पर अभी बना हुआ है। रूसी सेना का हमला जारी है। राजधानी कीव के पास बूचा में जो नरसंहार हुआ था उसके सबूत भी जमा किए जा रहे हैं, जिससे रूस को शिकंजे में कसा जा सके। एबीपी न्यूज के संवाददाता मृत्युंजय सिंह बूचा में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और उनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको गौर से देखनी चाहिए। यूक्रेन के जिस शहर बूचा में हुआ था नरसंहार, वहां ग्राउंड जीरो पर पहुंचा एबीपी न्यूज। हम बूचा शहर में मौजूद हैं। आज घटनाक्रम बदला है, चूंकि यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाया है कि रूस ने जनसंहार किया है, वॉर क्राइम किया हुआ है और युद्ध नियमों का उल्लंघन किया है। ऐसे पर आरोप लगाया कि बूचा के आम लोगों को रूस ने निशाना बनाया, उन्हें प्रताड़ित किया और उन्हें मारा। ऐसे पर इन शवों को, जो कि पहले दफनाया गया था, उन शवों को एक बार फिर से निकाला जा रहा है। इसकी वजह यह है कि एक बार शवों को निकालकर उनकी पहचान किया जा सके, साथ ही साथ फॉरेंसिक जांच या जांच में यह पता लगाया जा सके कि आखिरकार किस वजह से इन नागरिकों की मौत हुई। क्या वाकई में गन शॉट से उनकी मौत हुई, ब्लास्ट में उनकी मौत हुई, या फिर उनके साथ यातनाएं दी गई और यातना की वजह से उनकी मौत हुई। इसीलिए इन शवों को एक बार फिर से निकाला जा रहा है और इसके जांच के लिए खुद यूरोपियन यूनियन के सदस्य, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का एक बड़ा जमावड़ा आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पहुंची हुई है और सभी के सामने शवों को निकाला जा रहा है। रूस के खिलाफ वॉर क्राइम का मुकदमा चलाने की तैयारी हो चुकी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और रूसी सेना के खिलाफ बूचा शहर से एक एक सबूत जमा किए जा रहे हैं, जिससे शिकंजा मजबूती से कसा जा सके। शव को बारी बारी से निकाला जा रहा है
पहले फोटोग्राफी की जा रही है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है और एक प्राथमिक जांच की जा रही है। और इस प्राथमिक जांच करने के बाद इन शवों को अस्पताल भेज दिया जाएगा। अस्पताल में इसकी फॉरेंसिक जांच होगी, उसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि क्या वाकई में यातना देकर इन लोगों की मौत हुई है, हत्या की गई है। बूचा पर रूसी सेना ने जबरदस्त हमला किया था। पूरा शहर तबाह हो चुका है। टैंकों से, तोपों से, मिसाइलों से हर तरफ से हमला किया गया। हमले की निशानियां अभी तक बूचा में मौजूद हैं। हम यूक्रेन के होस्टोमिल शहर में हैं और होस्टोमिल में रिहायशी इलाकों को रूस ने निशाना बनाया। ये होस्टोमिल इलाके का एक रिहायशी इलाका है। आसपास देखिए आप बंगलो है और 20 सड़क पर देखिए एक बड़ा सा मिसाइल आकर यहाँ पर धंस गया है। लगभग 4 फुट, जितना आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, 4 फुट ये मिसाइल अंदर धंसा हुआ है। फिलहाल इसे यूक्रेन की सेना ने न्यूट्रलाइज कर दिया है और ये अब फटेगा नहीं, लेकिन ये कितना शक्तिशाली मिसाइल लॉन्चर था जो कि सीधे जमीन में 4 फीट अंदर गया है। अगर ये फटता तो इस पूरे इलाके में तबाही ला देता। और इस प्रकार के कई रॉकेट लॉन्चर रूस ने इस इलाके में दागे हैं। कुछ हिस्सों को यहाँ निकाला गया है, काफ़ी वजन है। और यहाँ लगभग जो सड़क है, यहाँ कई इसी प्रकार से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि जगह जगह पर इस प्रकार से मिसाइल आकर घरों में या फिर घरों के जो अहाते हैं वहां पर या फिर सड़कों पर इस प्रकार से धंसे नजर आ रहे हैं। सिर्फ शहर ही नहीं, गांव के गांव भी तबाह हो चुके हैं। चारों तरफ वीरानगी छाई हुई है। जमीन पर जिंदा कारतूस फैले हुए हैं। हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी ही दिख रही है। ये जो आप बस देख रहे हैं, इस बस में यूक्रेन के लोगों को ले जाया जा रहा था, जिसे रूस की सेना ने निशाना बनाया और इस पर हिट किया। और देखिए पूरा जो बस है वो क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली चीज़ आपको दिखेगी, ज़मीन देखिए, आपको यहाँ पर ये देखिए बुलेट सेल्स, आपको जगह जगह बुलेट सेल्स मिल जाएंगे। यहाँ देखिए, ये देखिए बुलेट सेल्स, और कुछ अभी लाइव बुलेट सेल्स हैं, अभी वो ख़राब नहीं हुए हैं। देखिए जहाँ जहाँ आपकी नज़र पड़ेगी आपको बुलेट सेल्स ही पूरे गांव में दिखाई देंगे। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी व्यापक यहाँ पर फायरिंग हुई होगी। एक पल के लिए लगा कि ये कोई छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं, लेकिन ये सब बुलेट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। बूचा पर एक के बाद एक लगातार मिसाइलें बरसाई गईं। इसमें बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल थीं और एयरफोर्स के द्वारा जहाज से छोड़ी गई क्रूज मिसाइलें भी थीं। मिसाइलों ने यहाँ सबसे ज्यादा तबाही मचाई। हम यूक्रेन के होमस्टेक और बूचा शहर के बीच के एक रिहायशी इलाके में हैं और यहाँ ये जो आप सड़क देख रहे हैं, यहाँ पर दोनों तरफ की सेनाओं के बीच ज़बरदस्त एक टैंक फाइट हुई। रूस की सेना और यूक्रेन की सेना यहाँ पर आमने सामने थी। ये जो टैंक का हिस्सा है ये सड़क के किनारे, और एक जो दूसरा टैंक है वो सीधे घर की तरफ जाकर गिरा हुआ है। आधा हिस्सा आपको ये जला हुआ टूटा हुआ नजर आएगा और ये उसके पहिए। वो टैंक सीधे इस घर के अहाते में पहुंचा। यहाँ ज़बरदस्त लड़ाई हुई यूक्रेन की सेना और रूस की सेना के बीच में, और जो रूस की सेना का जो टैंक है उसका हिस्सा हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ आसपास के जितने भी घर आपको दिखेंगे, सबकी हालत देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार की युद्ध की स्थिति बनी थी, युद्ध हुआ और कितना ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ, कितना ज़्यादा क्षति हुआ। फिलहाल यहाँ जो यूक्रेन के सैनिक हैं वो मुआयना कर रहे हैं कि उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें मिले जिससे वो पुख्ता कर सके कि किस प्रकारों का हथियारों का इस्तेमाल रूस की सेना ने किया हुआ था। यहाँ एक मॉल पर रूसी सेना का सबसे बड़ा अटैक हुआ। मॉल के पीछे यूक्रेनी सेना ने अपना मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर लगाया हुआ था। ड्रोन से पहले रूस ने जगह की पहचान की, फिर हमला कर दिया। बूचा शहर में हम जिस जगह पर मौजूद हैं, यहाँ इस शहर का सबसे बड़ा मॉल था एपिसेंटर मॉल। लेकिन एपिसेंटर मॉल की क्या हालत हुई है इस युद्ध में, इन तस्वीरों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ रूस की सेना ने एयर स्ट्राइक किया था और बमबारी की थी, जिसके बाद ये पूरा मॉल तबाह हो गया। जिसके बाद से इस इलाके में खाने पीने की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई, लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ा। आपको बताएं कि बूचा शहर का ये सबसे बड़ा मॉल है, एपिसेंटर मॉल। लेकिन अब तो जो ऊपर लिखा हुआ एपिसेंटर था वो भी आपको नहीं दिख रहा होगा और पूरी तरह से ये जो मॉल है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। जाहिर है बूचा और इसके आसपास का पूरा इलाका तबाह हो चुका है। अगर कुछ बचा है तो जंग में इस्तेमाल किए गए हथियारों का मलबा, जो बता रहा है कि बरसों में बसाए गए शहर कैसे कुछ घंटों में तबाही का ढेर बन जाते हैं। और बुरी खबर तो ये है कि अभी हालात ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि ये युद्ध रुके, और इस युद्ध का असर
सिर्फ यूक्रेन या रशिया के अर्थव्यवस्था पर नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई है। आज हमने ग्लोबल इन्फ्लेशन पर आपके लिए खास रिपोर्ट तैयार की है। वो ग्लोबल इन्फ्लेशन की दरें आप तक पहुंचाए, कारण आप तक पहुंचाए, उससे पहले भारत का हाल भी तो जानना ज़रूरी है, क्योंकि भारत में महंगाई दर 17 महीने में सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले आप ये देखिए कि पिछले 1 साल में महंगाई बढ़ी कितनी है हिंदुस्तान में। 1 साल पहले जो टमाटर लगभग 18 रुपए प्रति किलो था, वो अब 25 रुपए से ऊपर हो गया है। 1 साल पहले वनस्पति के दाम 123 रुपए थे, जो अब बढ़कर 157 हो गए हैं। सरसों के तेल का दाम 150 रुपए प्रति किलो था, आज की तारीख में खरीदने जाइए 185 रुपए प्रति किलो बिकेगा। सोयाबीन तेल अगर आपको खरीदना है तो आज की तारीख में आपको 163 रुपए देने होंगे, जबकि पहले 135 रुपए का हुआ करता था। सूरजमुखी का तेल भी महंगा हुआ है, 185 रुपए हो गया है। इसकी कीमत पहले 161 रुपए हुआ करती थी। मसूर दाल आपको पसंद है तो 96 रुपए प्रति किलो देने होंगे, जिसके लिए पहले आप 81 रुपए खर्च किया करते थे। ये तो खाने पीने की चीज़ें हैं, लेकिन ईंधन के दाम जो है उसमें सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला है। साल भर पहले दिल्ली में अगर पेट्रोल आपको भरवाना होता तो करीब 90 रुपए प्रति लीटर आपको देना पड़ता था। आज आपको 105 रुपए जेब से निकालने होंगे। डीजल 81 रुपए प्रति लीटर आपको मिलता था, आज अगर आपको 1 लीटर चाहिए तो 96 रुपए जेब से निकालने होंगे, 96 रुपए 67 पैसे। एलपीजी का नॉन सब्सिडी वाला सिलेंडर चाहिए, 809 रुपए का पहले मिला करता था, अब ये 900 रुपए हो गया है, इनफैक्ट 950 के आसपास। लेकिन ये महंगाई सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया इस वक्त महंगाई की मार से परेशान है। आप एक नजर डालिए। महंगाई तो बहुत है। जो आदमी 10 किलो खर्च करता था वो 5 किलो पा गया है। बीच बीच में तेल के रेट बढ़ जाते हैं, कहीं शक्कर के रेट बढ़ जाते हैं, कहीं दूध के रेट बढ़ जाते हैं। तो हम लोग तो बड़े परेशान हो गए हैं इस चीज़ से। इतना ज़्यादा लोड पड़ गया है इस समय महंगाई का कि बताना ही मुश्किल है। बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ही ज़्यादा महंगाई है। गरीब आदमी का कोई भी सहारा नहीं है। चुनाव खत्म, महंगाई तेज हो गई। हमको तो ये लग रहा है कि चुनाव का खर्चा निकाल रहे हैं, जो इस तरीके से महंगाई एकदम अचानक आ गई है। क्यों आई? अगर आपको लग रहा है कि महंगाई से सिर्फ आप ही परेशान हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि महंगाई की ये मार पूरी दुनिया पर पड़ रही है। दुनिया के लगभग सभी देश महंगाई से जूझ रहे हैं। जनता सड़कों पर उतरी हुई है, अपने नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। सबसे बुरा हाल पेरू का हुआ है, जहां से पिछले हफ्ते ये तस्वीरें आई थी। पेरू में महंगाई और आर्थिक संकट से हाहाकार मचा हुआ है। कई शहरों में आगजनी और तोड़फोड़ हुई, पुलिस से हिंसक झड़पें हुई, जिसके बाद पेरू की राजधानी लीमा में इमरजेंसी लगा दी गई। पेरू में कई पाबंदियां लगाई गई हैं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि महंगाई से जनता त्रस्त थी। सरकार वादे पूरे नहीं कर पाई तो जनता सड़कों पर उतर आई। यही हाल एक और साउथ अमेरिकी देश अर्जेंटीना का भी है। यहाँ भी महंगाई के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि इस प्रदर्शन में राजनीतिक दलों के लोग भी शामिल थे, जिन्होंने कम दाम पर लोगों को खाना और दूसरे जरूरी सामान बांटे। अर्जेंटीना दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा महंगाई है। सिर्फ फरवरी के महीने में ही 4.7% महंगाई दर थी, जो आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। अर्जेंटीना में पिछले साल ही रहने का खर्च 50% तक बढ़ चुका है। महंगाई की मार सिर्फ विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर नहीं पड़ रही, जहां 40 साल में पहली बार लोग इतनी महंगाई देख रहे हैं। खाना, पेट्रोल और बाकी जरूरी चीजों के दामों में खूब इजाफा हुआ है। अमेरिका के श्रम मंत्रालय के मुताबिक 1981 के बाद पहली बार अमेरिका की सालाना महंगाई दर 8.5% तक पहुंच गई है। अमेरिका के लोगों के लिए भी इस बढ़ी हुई महंगाई में घर चलाना मुश्किल हो रहा है। दुनिया की महंगाई की मुख्य वजह यही युद्ध बताया जा रहा है। युद्ध की वजह से यूरोप को यह डर था कि रूस से उनकी ऊर्जा जरूरतों की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, जिसका असर खाने के उत्पादन पर पड़ा है। और अब डर है कि इसकी वजह से कहीं पूरी दुनिया में भुखमरी का संकट न पैदा हो जाए। बहुत से सामानों की सप्लाई चेन कोविड महामारी की वजह से पहले से ही प्रभावित चल रही थी, जिसकी वजह से भी महंगाई बढ़ी है। भारत में 17 महीनों में सबसे ज्यादा 6.95% महंगाई दर है। अमेरिका में पिछले 4 दशकों में पहली बार महंगाई दर 8.5% पर पहुंची है।
यूके में भी महंगाई दर 1992 के बाद पहली बार 7% पर पहुंच गई है। जर्मनी में भी महंगाई दर 7.6% तक पहुंच गई है। यूरोप की बात करें तो सालाना महंगाई दर 7.5% तक पहुंच गई है। महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह ईंधन के बढ़े हुए दाम बताए जा रहे हैं। अब ये समझिए कि पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़े हुए दामों की वजह से महंगाई कैसे बढ़ती है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से केवल डीजल, पेट्रोल या गैस की कीमतें नहीं बढ़ती, बल्कि जरूरत के हर सामान की कीमत इसके साथ ही बढ़ जाती है। उत्पादन और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ईंधन का इस्तेमाल होता है। इसीलिए तेल की कीमतें बढ़ने का महंगाई से सीधा नाता है। युद्ध की वजह से महंगाई इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि दुनिया में बहुत से सामानों की आपूर्ति पर इसका असर पड़ रहा है। जैसे गेहूं के वैश्विक बाजार में 29% हिस्सा रूस और यूक्रेन का है। रूस सूरजमुखी उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इन दोनों देशों से मध्य पूर्व, अफ्रीका और तुर्की में खूब निर्यात होता है। लेकिन अब युद्ध की वजह से फसलों का निर्यात बंद है, जिससे महंगाई बढ़ रही है। दुनिया के बड़े आर्थिक जानकार पहले से ही ये अनुमान लगा चुके थे कि रूस और यूक्रेन के युद्ध से वैश्विक महंगाई बढ़ेगी। अब यही हो रहा है। तो महंगाई काबू करने के लिए कुछ यूरोपीय और लैटिन अमेरिकी देश ब्याज दरों में बढ़ोतरी का रास्ता अपना सकते हैं। दुनिया की महंगाई का अनुमान चीन से आई इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। चीन के बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी महंगाई को दशकों से काबू में किया हुआ है, लेकिन इस बार चीन में भी महंगाई देखी जा रही है। चीन में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 1.5% की बढ़ोतरी देखी गई है। चीन में परिवहन से लेकर पढ़ाई तक का खर्च बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब एक बार खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की ले लें। पिछले कुछ महीनों से थिएटर बना हुआ है वहाँ। पॉलिटिकल ड्रामे का दी एंड होता है कि बदलापुर रिलीज हो जाती है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कुर्सी पर बैठते ही इमरान खान की फाइलों को खोलना शुरू कर दिया। पहली फाइल है गिफ्ट के गबन की। इमरान पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में मिले महंगे गिफ्ट्स में हेरा फेरी करके उसे बेच दिया, पैसे अपने खाते में जमा करा लिए। वैसे तो किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर ऐसे इल्जाम लगना पूरे मुल्क के लिए बड़ी शर्म की बात है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है। एक पूर्व प्रधानमंत्री पर घड़ी और महंगे हार की हेराफेरी का पूरा सच जानने के लिए आपको ये स्पेशल रिपोर्ट देखनी चाहिए। और अब लगा है गिफ्ट में गबन का इल्जाम। ऐसा पाकिस्तान में ही हो सकता है कि जो शख्स कुछ घंटे पहले तक प्रधानमंत्री रहा हो, वो गद्दी से उतरते ही तोहफों की हेराफेरी जैसे मामले में कटघरे में खड़ा हो। लेकिन ऐसा हो चुका है और पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स पर गिफ्ट में गबन की ब्रेकिंग न्यूज ही गूंज रही है। कोई दूसरा देश होता तो कमान संभालने के बाद प्रधानमंत्री पहले देश के जरूरी मामलों की फाइल देखता, अर्थव्यवस्था का ब्यौरा लेता, लेकिन पाकिस्तान जरा हटकर है। तभी तो शहबाज शरीफ को सबसे जरूरी फाइल इमरान की कुंडली ही नजर आई और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ एक ऐसी इंक्वायरी का ऑर्डर दिया जो क्राइम और कॉमेडी के कॉकटेल से कम नहीं है। ताजा आरोप है कि इमरान खान ने तोहफे में मिले एक हार में हेराफेरी की है। नियमों के मुताबिक इमरान को राष्ट्राध्यक्ष की हैसियत से मिले इस हार को सरकारी खजाने में जमा कराना था, लेकिन इमरान ने चोरी छिपे इस हार को 18 करोड़ रुपए में बेच दिया। दावा किया जा रहा है कि इमरान ने हार की बिक्री अपने पूर्व सचिव जुल्फी बुखारी से करवाई, जिन्होंने लाहौर के एक व्यापारी को 18 करोड़ रुपए में यह हार बेच दिया। पकड़े न जाएं, इसके लिए कुछ लाख रुपए खजाने में जमा भी कराए गए। हार की हेराफेरी की आंच इमरान के साथ साथ उनके पूर्व सचिव जुल्फी बुखारी तक भी पहुंची है। अपनी सफाई में वो मीडिया पर भड़के हैं। उन्होंने सफाई दी है कि सफेद झूठ, मुझे ना तो कोई हार मिला और ना ही मैंने कोई हार बेचा। ये देश की बी ग्रेड मीडिया का प्रोपेगेंडा है। इमरान को बदनाम करने का मीडिया इससे बेहतर सोचे। पाकिस्तान में सरकारी नियमों के मुताबिक किसी राष्ट्राध्यक्ष, शासन प्रमुख, सरकारी ओहदे पर बैठे नेता, मंत्री को अगर कोई गिफ्ट मिलता है, कोई तोहफा मिलता है, तो उसे नियमों के मुताबिक उसे सरकारी खजाने यानी तोशेखाने में जमा कराना होता है। उसके बाद उस तोहफे की कीमत तय होती है और अगर वो तोहफा 30,000 रुपए से कम का होता है तो तोहफा पाने वाला अपने पास रख सकता है, लेकिन अगर उसका दाम इससे ज्यादा होता है तो उसके 50% से ज्यादा मूल्य को उसे जमा कराना होता है खजाने में और उसके बाद ही वो उसे अपने पास रख सकता है। पाकिस्तान में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद अब इमरान खान के खिलाफ इन्हीं नियमों के उल्लंघन को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इमरान पर गिफ्ट के गबन का आरोप नया हो। ये मामला 2 साल पहले ही सामने आ गया था, लेकिन पीएम की कुर्सी पर होने की वजह से उन पर शिकंजा कसा नहीं गया। अब वो फाइल खुल रही है, लेकिन तोहफे की हेराफेरी का मामला सामने कैसे आया,
ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ध्यान से सुनिए। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान को 2018 के दौरे में एक घड़ी गिफ्ट की। सलमान ने एक मशहूर कंपनी से 2 लिमिटेड एडिशन घड़ी बनवाई थी, जिसके करार के मुताबिक कंपनी उन घड़ियों की कॉपी नहीं बना सकती थी। सलमान ने लिमिटेड एडिशन की एक घड़ी खुद रखी, दूसरी इमरान को तोहफे में दे दी। तोहफे की इस घड़ी को इमरान की पत्नी ने अपने एक स्टाफ से बेचने को भेज दी। जब दुकानदार ने लिमिटेड एडिशन घड़ी देखी तो घड़ी बनाने वाली कंपनी से संपर्क किया, क्योंकि घड़ी कंपनी ने सिर्फ 2 ही घड़ियां बनाई थी। इसीलिए कंपनी ने घड़ी की जानकारी सलमान को दी, क्योंकि कंपनी को शक था कि सलमान की घड़ी चोरी हुई है। इस फोन से इमरान की पूरी कलई खुल गई। इस वाकये के बाद ही इमरान के गिफ्ट में गबन की पोल खुली। इसके बाद विदेशों में मिले गिफ्ट का लेखा जोखा शुरू हुआ तो एक नई पिक्चर सामने आ गई। इमरान को एक 16 करोड़ की घड़ी जो है सऊदी अरब से मिली। इसके अलावा एक 18 करोड़ का नेकलेस भी मिला था, जिसकी जांच अभी चल रही है। मोहम्मद बिन सलमान ने 2018 के दौरे में इमरान को 9,50,000 रुपए का एक पेन भी दिया था। इसी दौरे में उन्हें 1,35,000 की कफलिंग भी दी गई। 2 लाख रुपए की तस्बीह उनको दी गई थी, 2 लाख रुपए की अंगूठी उनको मिली थी और एक गोल्ड प्लेटेड सजावटी राइफल भी दी गई थी, जिसका नाम इस वक्त उजागर नहीं किया गया है। जांच 18 करोड़ रुपए के हार से शुरू हुई है अभी फिलहाल, लेकिन ये माना जा रहा है कि इमरान दूसरे आइटम्स में भी फंसेंगे और बुरे फंसेंगे, क्योंकि 2020 में गिफ्ट का मामला अदालत जा चुका है और उस वक्त इमरान अपनी सफाई देते नजर आ रहे थे। लेकिन अब इमरान कुर्सी से बेदखल हो गए हैं, कुर्सी पर विपक्षी हैं। ये सफाई इमरान ने उस वक्त दी थी जब विपक्ष उनसे गिफ्ट का हिसाब मांग रहा था। उस वक्त इमरान सरकार ने अदालत में हलफनामा देकर इसे सीक्रेट करार दिया था। तब नवाज शरीफ इमरान पर भड़के थे, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में गिफ्ट एक परमानेंट मुद्दा है। इन पर भी गिफ्ट गबन का आरोप है परवेज मुशर्रफ, शौकत अजीज, यूसुफ रजा गिलानी, खाकान अब्बासी। एक देश में जहां आधा दर्जन प्रधानमंत्री गिफ्ट में हेराफेरी में फंसे हों, उस देश का क्या होने वाला है ये समझना मुश्किल नहीं है। इसीलिए तो कहा जाता है कि पाकिस्तान का नाम आते ही कटोरा ध्यान में आ जाता है, भीख मांगने वाला। पाकिस्तान से अब भारत लौटते हैं और आपको दिखाते हैं हमारे देश का प्रधानमंत्री विदेशों में मिलने वाले गिफ्ट का इस्तेमाल किस तरह करता है। पीएम मोदी ने गुजरात में सीएम कार्यकाल में मिले सभी उपहार 2014 में करीब 90 करोड़ में बेच दिए। इस पैसे को दिल्ली आने से पहले कन्या शिक्षा की योजना में दान दे दिए उन्होंने। पीएम बनने के बाद 2015 में उपहारों जो उनको मिले थे उनकी नीलामी के 8 करोड़ रुपए गंगा सफाई में दे दिए। 2020 तक मिले उपहारों की नीलामी करके पैसा गंगा सफाई योजना में लगाया गया। 2021 में भी पीएम को 2700 गिफ्ट मिले, उसकी नीलामी हुई, पैसे गंगा सफाई योजना में ही दे दिए गए। ये हुआ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मिले तोहफों का इस्तेमाल। मास्टर स्ट्रोक में अब हम आपको आगाह करेंगे उस खतरे के बारे में जिससे राहत मिले अभी आपको, हमें कुछ ही वक्त बीता है, कुछ ही दिन, यानी कोरोना की ग्राफ में आई गिरावट के बाद देश भर के स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं। कुछ ही हफ्ते बीते हैं कि एक बार फिर से कोरोना रिटर्न्स का सायरन बजने लगा है। दिल्ली एनसीआर के कई स्कूल्स में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। बच्चों के माँ बाप टेंशन में आ गए हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स अभी इसे बड़ा खतरा नहीं मान रहे हैं, लेकिन चीन में कोरोना से जिस तरह से कोहराम मचा हुआ है उसे देखते हुए कोरोना को लेकर लापरवाही तो नहीं बरती जा सकती है। क्या दुनिया पर वाकई कोरोना की एक और लहर का संकट मंडरा रहा है? क्या चीन से एक बार फिर महामारी का वायरस फैलेगा? इसकी पूरी पड़ताल होगी, लेकिन पहले देखिए भारत में स्कूल कॉलेज में कोरोना की दहशत क्यों है और कैसे फैली है। कोरोना की कहर की ये तस्वीरें अगर आपको डराती है तो ये डर अच्छा है, क्योंकि डर ही आपको लापरवाही से बचाएगा। ये कोरोना की चौथी लहर रोकने के लिए जरूरी भी है।
दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों से आ रही रिपोर्ट्स ने चौथी लहर का अलार्म बजाना शुरू कर दिया है। खतरे की ये घंटी बजी है उन स्कूलों से जो पूरे 2 साल बाद अभी खुलना शुरू ही हुए हैं। कोरोना के कमजोर होने के बाद अभी स्कूल खुले ही हैं कि नोएडा और गाजियाबाद के स्कूलों से डराने वाली खबरें आनी शुरू हो गई है। पिछले 1 हफ्ते में नोएडा गाजियाबाद के कई स्कूलों से छात्रों के कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट्स आने लगी है। कोरोना का सबसे बड़ा अटैक नोएडा के मशहूर खेतान पब्लिक स्कूल पर हुआ है, जहां एक साथ 13 बच्चे और 3 टीचर्स कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इसके बाद स्कूल को 18 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। गाजियाबाद के केआर मंगलम स्कूल में 5 बच्चे पॉजिटिव पाए गए। 2 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिया गया। गाजियाबाद के ही सेंट फ्रांसिस स्कूल के 4 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद स्कूल को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। जबकि नोएडा के डीपीएस स्कूल में भी एक छात्र पॉजिटिव पाया गया है। गाजियाबाद के मशहूर जयपुरिया स्कूल में भी हाई स्कूल का एक छात्र पॉजिटिव मिला। इसके बाद स्कूल को 4 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। जो बच्चे संक्रमित पाए गए थे और जो शिक्षक संक्रमित पाए गए थे, उनके संपर्क में आने वाले लोगों की जांच जो है वो की जा रही है। इसके बारे में स्कूल प्रशासन ने प्रशासन को भी इत्तला कर दी थी, जिसके बाद से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और तमाम चीज़ें की जा रही है। लगातार निगरानी रखी जा रही है। स्कूल की तरफ से भी एहतियात बरतते हुए स्कूल बंद करके ऑनलाइन स्विच कर दिया गया है। और इस बीच में जो बच्चे जिस क्लास में पढ़ रहे थे, जहाँ संक्रमित बच्चे पाए गए थे, उनसे भी कहा गया कि वो भी एहतियात बरतें और जब वो आए तो नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए। कोरोना की वजह से देश भर में स्कूल करीब 2 साल से बंद चल रहे थे। पिछले 1 महीने से ही दिल्ली एनसीआर में स्कूल खुलना शुरू हुए हैं। इसके बाद पेरेंट्स भी काफी हिम्मत करते हुए बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर चुके थे। लेकिन स्कूल में कोरोना के केसेस ने माता पिता का डर एक बार फिर से बढ़ा दिया है। काफ़ी कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लग गए हैं, तो उसको देखते हुए हम लोग काफ़ी घबराए हुए हैं। तो अभी हम बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। जैसे इंदिरापुरम के कई स्कूलों में कोरोना पॉजिटिव बच्चे निकले हैं, तो उसके काफ़ी डरे हुए हैं हम लोग। तो अभी बच्चों को हम लोग घर में ही पढ़ा रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि स्कूल के बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, कुछ बच्चे। तो अब इन सब चीज़ों को देखते हुए सुनते हुए बहुत डर लगता है कि क्या नाम है, अगर क्लासेस दोबारा से ऑनलाइन चालू हो जाएं तो सारे बच्चों के लिए वही सेफ रहेगा, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, अपने घर में रह के पढ़ेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेंगे। जिन स्कूलों में कोरोना अटैक हुआ है, वहां जब तक स्कूल नहीं खुलता तब तक ऑनलाइन क्लासेस करवाई जाएंगी। सबसे ज्यादा मामले खेतान पब्लिक स्कूल से आए हैं। इसकी जानकारी स्कूल ने प्रशासन को दे दी है। इसके बाद जिला प्रशासन भी एक्शन मोड में आ चुका है और कोरोना गाइडलाइंस को लेकर लापरवाह न होने की चेतावनी जारी की है, क्योंकि नोएडा में कोरोना का ग्राफ तेजी से चढ़ने लगा है। अब नोएडा में एक्टिव मरीजों की संख्या फिर से 100 के पार जाती हुई दिख रही है। चिंता की बात यह है कि सिर्फ पिछले 48 घंटों में 54 नए मरीज मिले हैं। हमारे पास 23 अभी तक बच्चे रिपोर्ट है। टोटल एक्टिव केसेस हमारे 90 है और इसमें 2 एडमिटेड है, एक जेपी में, एक कैलाश में है। और घर के आसपास ही कॉन्टैक्ट में ट्रेसिंग कराई जा रही है। उसके हिसाब से उनकी सैम्पलिंग भी कराई जाएगी जो पॉजिटिव होंगे। और 30 से ज़्यादा जिनका सिटी स्कोर निकला 8 उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। यही हमारी स्ट्रेटजी है। राहत की बात यह है कि अब तक स्कूलों में जितने भी मामले आए हैं वो गंभीर नहीं हैं। ज्यादातर मामलों में बच्चों में मामूली लक्षण ही नजर आए हैं, लेकिन देश और दुनिया से कोरोना को लेकर आ रही खबरें अच्छी नहीं हैं। सिर्फ स्कूलों में आए मामलों से ही चौथी लहर का खतरा नहीं बढ़ा है। ऐसा मत समझिए कि स्कूल की खबर है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि चौथी लहर का डर सता रहा है। देश के कई राज्यों के आंकड़े खतरे की घंटी बजा रहे हैं और उन्हीं आंकड़ों को अब ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताती हूँ। शुरुआत आप देखिए दिल्ली से, जहां 29 मार्च को 4 अप्रैल वाले हफ्ते जो है आप देखिए 743, 29 मार्च से 4 अप्रैल तक 743 केसेस हुए थे। 5 से 11 अप्रैल 958 केसेस हुए। इजाफा कितना हुआ? 34% का हुआ। आगे बढ़िए आप हरियाणा, 2 हफ्ते पहले 344 केसेस थे, 521 वो हो गए हैं। कितना इजाफा हो गया? 51% का इजाफा हो गया है और ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आगे की तरफ आइए आप, दिल्ली और हरियाणा के बाद उन इलाकों में जहां पर ऐसे ही कुछ केसेस देखने को मिल रहे हैं बढ़ोतरी के साथ। गुजरात 62 केसेस 29 से 4 अप्रैल को देखे गए थे, 131 केसेस हो गए, 127% का इजाफा हुआ है। इसीलिए कोरोना के ग्राफ में
इस तेजी ने स्वास्थ्य मंत्रालय को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। केंद्र की तरफ से देश के 5 राज्यों को चेतावनी जारी कर दी गई है, जहां पॉजिटिविटी रेट में उछाल इसी तरीके से देखा गया है। और वो 5 राज्य मैं आपको बता दूं कौन कौन से हैं। दिल्ली, जिसका अभी हमने आपको आंकड़ा बताया है, दिल्ली के साथ हरियाणा, वो आंकड़ा भी आपने देखा कैसे इजाफा लगातार हुआ। और फिर केरल में भी ऐसे ही कुछ मामले देखने को मिल रहे हैं। और 2 और राज्य है जहां पर अलर्ट मोड पर वहां की सरकारों को रख दिया गया है, महाराष्ट्र और मिजोरम। इन 5 राज्यों को अलर्ट पर रखा गया है। फिलहाल हम एक छोटे से अंतराल के लिए रुके, लेकिन उससे पहले एक और आपको आंकड़ा दिखा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो सारे आंकड़े हैं जो ये बता रहे हैं कि अभी कोरोना को लेकर सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। देश भर में स्कूल कॉलेजेस खुले हुए अभी कुछ ही हफ्ते बीते हैं। कोरोना रिटर्न्स का जो सायरन है वो कैसे बज रहा है देखिए। ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है वो बताया जा रहा है, ये WHO की तरफ से बताया गया है, XC वेरिएंट। ज़्यादातर लक्षण इसके जो हैं वो ओमिक्रॉन जैसे ही बताए जा रहे हैं। और साथ में ये जो नया वेरिएंट है इस पर गंभीरता से इस बात को लेकर रिसर्च किया जा रहा है कि इसके रिपरकशंस क्या है, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। क्योंकि लक्षण जो हैं, जैसा मैंने बताया, ओमिक्रॉन जैसे ही है, वो इतने ख़तरनाक नहीं है। वैक्सीन के असर पर रिसर्च, जैसा मैंने कहा कि आफ्टरमैथ क्या हो सकता है, उस पर अभी चल रही है। लेकिन उसके बावजूद एहतियात बरतते हुए स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस दोबारा से शुरू कर दी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।